पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री के रूप में शहबाज शरीफ ने शपथ ली और पहली फुर्सत में उन्होंने अपनी आवाम को कश्मीर का ख्वाब दिखाना शुरू कर दिया। महंगाई, भ्रष्टाचार जैसे जिन मुद्दों को लेकर इमरान के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला था, वो सब पीछे छूट गए, लेकिन भारत की ओर से भी उन्हें लगे हाथ जवाब मिल गया। मैं मोहम्मद शहबाज शरीफ सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए, आमीन। कश्मीरियों के साथ क्या हश्र हो रहा है, दिन रात कश्मीर की वादियों में कश्मीरी भाइयों और बहनों का खून बह रहा है। मियां शहबाज शरीफ ने इमरान के खिलाफ सियासी जंग जीती, सत्ता भी मिल गई, शपथ भी ले ली, लेकिन नए वजीर आजम भूल गए कि उनके मुल्क की असल मुसीबत क्या है, किन मुश्किलों से पाकिस्तान दो चार हो रहा है और क्यों पाकिस्तान की जग हंसाई हो रही है। उन्हें जो सबसे अहम मुद्दा याद आया वो रहा कश्मीर। प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते ही अपने भाषण में उन्होंने कश्मीर राग छेड़ दिया। वो कश्मीर के बहाने गरीबी दूर करने की दुहाई देते नजर आए। भारत के साथ हम अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह हैं, लेकिन मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल तक पायदार अमन कायम नहीं हो सकता। और मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को मैं ये मशवरा दूंगा कि आप समझें कि दोनों अतराफ जो गुर्बत है, जो बेरोजगारी है, कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक तय करें और दोनों अतराफ इन गुर्बत को खत्म करें, गुर्बत को मिटाएं। जब इमरान थे तो कश्मीर करते रहे, उनसे पहले की सरकारें भी वैसी ही रही, अधूरे मंसूबे पालती रही। अब नई सरकार भी हसरतें पाल रही है। नई भूमिका में मियां शहबाज शरीफ वो ख्वाब देखने लगे और अपने मुल्क को दिखाकर भरमाने में जुट गए जो कभी पूरा ही नहीं हो सका और न हो पाएगा। उनके इस भ्रम को तोड़ने में भारत ने जरा भी देर नहीं की। पहले तो प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम के रूप में कश्मीर को लेकर शहबाज की बयानबाजी का कड़ा जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि भारत आतंक मुक्त क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहता है, जिससे हम अपने विकास की चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित कर सकें और अपने लोगों की भलाई और समृद्धि सुनिश्चित कर सकें। बतौर पीएम शहबाज के सामने आतंकवाद समेत कई चुनौतियां हैं, लेकिन 24 घंटे में दो बार कश्मीर का जिक्र कर मानो उन्होंने अपना एक सूत्री एजेंडा तय कर दिया हो। ऐसे में पाकिस्तान को गेट वेल सून जैसी शुभकामनाओं की जरूरत है, क्योंकि कश्मीर का ख्वाब अधूरा था, अधूरा रहेगा। ऐसे में जरूरी है कि शहबाज अपना फोकस आतंकवाद के खात्मे पर करें, अपने मुल्क के आतंकी प्रेम वाली छवि को दूर करें और अंदरूनी संकट को टालने के लिए कदम उठाएं, नहीं तो अंजाम उन्हें बखूबी पता है। आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ ने पीएम की शपथ ले ली है। शहबाज के पीएम बनने के बाद नवाज की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। आज तक के सवाल पर उन्होंने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। आपको बधाई हो नवाज शरीफ साहब, इंडिया टुडे आज तक हमें बताएं आप कब जा रहे हैं, कब लौट रहे हैं पाकिस्तान और तबीयत कैसी है आपकी? जब आप कहेंगे लौट जाएंगे। अभी लौट जाएंगे। बहुत बधाई आपकी पार्टी को। अगला कदम क्या होगा सर? रामनवमी के दिन निकाली गई शोभा यात्रा में कई शहरों में जमकर पथराव हुआ। गुजरात के 3 शहरों में शोभा यात्रा पर पथराव हुआ तो एमपी के खरगोन में उपद्रवियों ने खती कर दी। पत्थरबाजों ने न सिर्फ शोभा यात्रा को निशाना बनाया, बल्कि एसपी के पैर में गोली भी मार दी। जिन घरों से पत्थर आए हैं, आज उन घरों को पत्थर के ढेर में बदल दिया। एक ओर रामनवमी का जुलूस है और दूसरी ओर से पत्थर बरसाए गए। त्योहार के मौके पर एमपी के खरगोन को ऐसे धधकाया गया।
शोभा यात्रा में शामिल लोगों पर पत्थरों से वार हुआ, पेट्रोल बम से हमला हुआ, हंगामा जोरदार हुआ। रामनवमी के जुलूस में पत्थरबाजी ने देखते ही देखते खरगोन को हिंसा की चपेट में ला दिया। त्योहार के मौके पर सांप्रदायिक हिंसा को भड़का दिया। हिंसा की तस्वीरें सामने आई तो शासन भी फौरन एक्शन में आया। पत्थरबाजी करने वालों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया। मध्य प्रदेश की धरती पर दंगाइयों को कोई स्थान नहीं है, चिन्हित कर लिए गए और केवल कार्रवाई का मतलब जेल भेजना नहीं है। चाहे सार्वजनिक संपत्ति हो, चाहे निजी संपत्ति हो, जितना नुकसान हुआ उसकी वसूली भी उनसे की जाएगी। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने हिंसा भड़काने वालों को चेतावनी दी। पत्थरबाजी करने वालों के घरों को पत्थर में बदलने की बात कही। जहां पर संवेदनशील इलाके हैं वहां पर हमारे एसपी साहब को पैर में छर्रा गोली लगी है। टीआई साहब के सर में पत्थर लगा है, 4 पुलिस वाले घायल हैं। और जिन घरों से पत्थर आए हैं आज उन घरों को पत्थर के ढेर में बदल देंगे। कोई दोषी नहीं बख्शा जाएगा। जो जिला बदर के लायक होगा जिला बदर होगा, जो रासुका के लायक होगा रासुका होगा। और जहां से पत्थर आए उन पत्थरों वाले घरों को भी तोड़ेंगे। कोई नहीं बख्शा जाएगा। मध्य प्रदेश में शांति रहेगी। एमपी के गृह मंत्री का बयान आते ही प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी। पत्थरबाजी के आरोपियों को चिन्हित कर उनके घरों को दहाना शुरू कर दिया गया। खरगोन में रामनवमी के दौरान हुई हिंसा में 6 पुलिस वालों समेत 24 लोग घायल हुए हैं। प्रशासन का दावा है कि हिंसा के वीडियो के आधार पर हर एक आरोपी की पहचान की जा रही है और हर आरोपी के घर पर बुलडोजर वाली कार्रवाई की जाएगी। दंगाइयों के खिलाफ हमारी 0 टॉलरेंस की पॉलिसी है और जो भी आदमी हमें इसमें इन्वॉल्व मिलेगा उन सब के खिलाफ हमारी कार्रवाई होगी। और अभी कुछ कार्रवाई आप देख रहे हैं कि वो कार्रवाई शुरू भी हो गई है और हर तरह से जो भी हमें लगता है कि अपराधी की कमर तोड़ने के लिए हमें आवश्यक है वो सारी कार्रवाई करें। कितने लोगों की गिरफ्तार हुई? अभी तक 84 लोग गिरफ्तार। उधर रामनवमी के जुलूस पर हुई पत्थरबाजी को लेकर एमपी में सियासत भी शुरू हो गई। प्रशासन ने आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलवाया तो कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने इसका विरोध किया। मामों का बुलडोजर बलात्कार करने वालों पर और बलात्कारियों को सहयोग देने वालों पर नहीं चलता, केवल शक्ल देखकर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। भारी पुलिस बल के बीच खरगोन में प्रशासन का एक्शन जारी है। हिंसा की एक एक तस्वीर को खंगाला जा रहा है। तनाव फैलाने वाले आरोपियों को पहचाना जा रहा है। आरोपियों की धरपकड़ की ऐसी ही कार्रवाई गुजरात के 3 शहरों में भी जारी है, जहां रामनवमी के मौके पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई। गुजरात के आणंद, साबरकांठा और द्वारका में रामनवमी के मौके पर 2 पक्ष आमने सामने आ गए। आणंद और साबरकांठा में रामनवमी के जुलूस पर पथराव से तनाव हुआ। वहीं द्वारका में रामनवमी के झंडे जलाने को लेकर 2 पक्ष आमने सामने भिड़ गए। रामनवमी के मौके पर कई शहरों में हुए तनाव के बीच राजनीति भी जारी है। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने हिंसा को लेकर ट्वीट किया। कई जगहों पर मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरे भाषण देने के लिए रामनवमी जुलूसों का इस्तेमाल किया गया है। पिछले कुछ दिनों में हिंदुत्व की बात करने वाली भीड़ ने पुलिस की शह पर राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड में माहौल खराब किया। ओवैसी के हमले पर बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि ओवैसी जैसे लोग ही देश का माहौल खराब कर रहे हैं। ओवैसी जी और इनके कैटेगरी के कई नेता हैं, ये इन्हीं लोगों की देन है। इनकी सोच समाज समग्र रूप से आगे बढ़े, डेवलपमेंट पे जाए, लोगों को रोजगार मिले, लोगों को रोटी मिले, ये इनकी सोच ही नहीं है। इनकी पूरी राजनीति ही आधारित है कि हम इस देश में कौमी एकता को भंग करें, फिर अपनी रोटी सेकें। एमपी और गुजरात दोनों जगहों पर रामनवमी में हुई हिंसा के बाद स्थिति अब काबू में है, लेकिन त्योहार के बीच पत्थरबाजी की घटनाएं तमाम सवाल भी खड़े कर रही हैं। आज तक ब्यूरो। रूस यूक्रेन युद्ध आज 48वां दिन है। जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने आशंका जताई है कि रूसी सेना मारियोपोल में रासायनिक हथियार का इस्तेमाल कर सकती है। रूसी सेना ने इस मसले पर
चर्चा हुई है। रूस के प्रवक्ता के बयान के बाद ज़ेलेंस्की का ये बयान आया है। युद्ध में रासायनिक हथियार के इस्तेमाल की आशंका, मारियुपोल में हो सकता है इस्तेमाल, ये बयान दिया है ज़ेलेंस्की ने। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच ज़ेलेंस्की का ये बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने आशंका जताई है कि रूसी सेना मारियुपोल में रासायनिक हथियार का इस्तेमाल कर सकती है। रूसी सेना में इस मसले पर चर्चा हुई है। रूस के प्रवक्ता के बयान के बाद ज़ेलेंस्की का ये बड़ा बयान आया है। Сьогодні ж з боку окупантів пролунала нова заява, яка свідчить про підготовку ними нового етапу терору проти України та наших захисників. Один з рупорів окупантів заявив про те, що вони можуть застосувати хімічну зброю проти захисників Маріуполя. Розглядаємо це максимально серйозно. Хочу нагадати світовим лідерам, що можливе застосування хімічної зброї російськими військовими вже обговорювалося. І вже на той час це означало, що потрібно реагувати на російську агресію значно жорсткіше і швидше. जंग के मैदान से सिर्फ आज तक आपके लिए लेकर आ रहा है सच्ची और असली ग्राउंड रिपोर्ट। हमारे संवाददाता मौसमी सिंह ने मिकोलेव और बशटांका के हालात को अपनी आंखों से देखा। आप उनकी ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, इससे आपको पता चलेगा कि यूक्रेन में किस तरह शहर के शहर उजड़ रहे हैं। कोई जान बचा के भाग ना पाए, जो जहां है वहीं फंस जाए, ध्वस्त हो जाए सारे यातायात के साधन और अड्डे। और यही वजह है कि लगातार हवाई अड्डों को निशाना बनाया जा रहा है। मिकोलाइव के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की देखिए ये तस्वीर, दिल दहला देने वाली तस्वीर है ये। नीचे आप देखिए पूरा तबाही का मंजर है, कांच बिखरे हुए हैं और कुछ इस तरह से पूरी जो छत है वो उखड़ गई है। यहाँ पे आप देखिए टीन के शेड पड़े हुए हैं और जो बमबारी हुई है उसकी निशानी किस कदर यहाँ पे जो टुकड़े पड़े हुए हैं वो नजर आ जाएंगे आपको। पीछे एयरपोर्ट के खंबे उखड़ गए हैं, ओ और आर आपको ऊपर नजर नहीं आएगा। और यहाँ पे जरा देखिए कि किस तरह से पूरी बिल्डिंग एक तरीके से देखिए तो आगे की तरफ गिर रही है, नीचे पूरे पत्थर ही पत्थर है। और ये जो नजारा है, ये जो तस्वीर है वो अपने आप में दिल दहला देने वाली है। हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये देखिए लोहे कितने पड़े हुए हैं और हम ज्यादा भीतर नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे अभी भी काफी एम्युनिशन जो है वो एक्टिव है। ये देखिए दरअसल हुआ ये कि लड़ाई हुई धुआंधार, यहाँ पे गन बैटल हुआ, ऊपर आसमान से हेलीकॉप्टर्स जो है वो आए और रशियंस ने कोशिश किया कि ये जो स्ट्रैटेजिक एयरपोर्ट है इसको किसी तरह से कब्जा किया जाए, लेकिन लगातार नीचे से हवाई फायर हो रहा था। और जब हेलीकॉप्टर्स यहाँ लैंड नहीं कर सके क्योंकि यहाँ से लॉन्चिंग पैड तमाम एरोप्लेन्स के लिए एक एयरबेस बन सकता था, सी का भी रास्ता है और एयरपोर्ट बहुत स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है, पर ऐसा संभव नहीं हो पाया। तो उनका कहना है कि बॉम्ब कर दिया गया। आप देखिए यहाँ पे जो चीजें फैली हुई है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर यहाँ पे तबाही मची। हालांकि जब बॉम्ब किया गया तो कोई यहाँ पे मौजूद नहीं था, पर पूरा एयरपोर्ट कुछ उखड़ के बाहर आ गया है। ये तस्वीर रशियन फोर्सेस को किस तरह से यूक्रेनियन आर्मी निस्तानाबूद कर रही है उसका सबूत है। जहां हम खड़े हैं ये रशियन ट्रक ओराल है, मिलिट्री ट्रक आप देख रहे हैं किस बुरी तरह से जला हुआ है। आसमान से इसके लिए आफत बरसी और यहाँ देखिए बोनेट खुला हुआ है, सारे पार्ट्स बिल्कुल जल गए हैं, ट्रक ध्वस्त हो गया है। लेकिन जब ये मिलिट्री ट्रक बशटांका गांव के पास जा रहा था तब वो इस तरह से खाली नहीं था, इसमें क्रूज मिसाइल्स भरी हुई थी और पूरी ट्रक में लगभग 80 से ज्यादा एम्यूनिशन थे पूरे एक गांव को ध्वस्त करने के लिए। दनादन ये ट्रक लगातार मशीन्स की तरफ जा रहा था जहां पे बेस बना हुआ था रशियन फोर्सेस का, लेकिन उससे पहले ही इसको ध्वस्त कर दिया जाता है। आप देखिए ये इसके साइड पार्ट्स हैं किस तरह से ट्रक को बिल्कुल
ध्वस्त कर दिया गया है। और यहाँ पे आप देखिए अगर तो टायर पे आपको नजर आ जाएगा मेड इन रशिया, मेड इन रशिया की ये तस्वीर। टायर में लिखा हुआ है 19 ये देखिए आप, लिखा है 1995 का बना हुआ है, 2 फरवरी की तारीख है, मेड इन रशिया। कुछ इस तरह से ये सबूत है कि किस तरह से ये रशियन ट्रक जो है जा रहा था और पार्ट्स उसके कुछ इस तरह से ध्वस्त हुए हैं। यूक्रेन के खार्किव में रिहायशी इलाकों में प्रतिबंधित लैंडमाइंस मिलने से हड़कंप मचा है। यूक्रेनी सेना पूरी तरह से मुस्तैद हो गई है ताकि उन सभी लैंडमाइंस को नष्ट किया जा सके। कल वैसे कई विस्फोटकों को जवानों ने नष्ट किया है। तो यूक्रेन पर रूस के हमले जारी हैं और यूक्रेन पर रूस के हमले के बीच बीती रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की अहम बैठक हुई। वर्चुअल मीटिंग में दोनों ने यूक्रेन के हालात पर बात की, मानवीय मदद की चर्चा की, भारत अमेरिका संबंधों पर मंथन हुआ और सबसे अहम ये कि अमेरिका ने भारत पर किसी तरह के दबाव जैसी बात से इनकार कर दिया। उम्मीद थी कि अमेरिका के साथ बात होगी, कुछ कड़वाहट हुई तो वो दूर होगी और रिश्ते मजबूत होंगे। जब प्रधानमंत्री मोदी और बाइडेन की मुलाकात हुई तो उन उम्मीदों को पंख लग गए। The U.S.-Indian relationship continues to grow deeper and stronger. हम नेचुरल पार्टनर्स हैं। कयासबाजी तो खूब थी कि रूस के हमले को लेकर अमेरिका भारत के रुख से नाराज है। वो लगातार भारत पर रूस का विरोध करने का दबाव बना रहा है। लेकिन तमाम ऐसी खबरों का दम निकल गया जब दुनिया के 2 बड़े लोकतंत्र के राष्ट्राध्यक्ष वर्चुअली आमने सामने हुए। बाइडेन से मुलाकात में पीएम मोदी से हर उन मुद्दों का जिक्र किया जिसे लेकर कड़वाहट की बात कही जा रही थी। प्रधानमंत्री ने रूस के हमलों पर बात की, बूचा में निर्दोष नागरिकों की हत्या पर चिंता जताई, यूक्रेन को मानवीय मदद पर जोर दिया और रूस यूक्रेन के बीच अमन शांति के लिए भारत की कोशिशों का भी हवाला दिया। मैंने यूक्रेन और रूस दोनों के राष्ट्रपतियों से कई बार फोन पर बातचीत की। मैंने न सिर्फ शांति की अपील की बल्कि मैंने राष्ट्रपति पुतिन को यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ सीधी बातचीत का सुझाव भी रखा। हाल में बूचा शहर में निर्दोष नागरिकों की हत्याओं की खबर बहुत ही चिंताजनक थी। हमने इसकी तुरंत निंदा की और एक निष्पक्ष जांच की मांग भी की है। हम आशा करते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रही बातचीत से शांति का मार्ग निकलेगा। यूक्रेन पर हमले के बाद से अमेरिका लगातार रूस पर पाबंदियां लगा रहा है। तमाम देशों से रूस के रिश्ते खत्म करने की अपील भी कर चुका है। इसके बावजूद भारत ने कभी अपने रुख में बदलाव नहीं किया, हमेशा तटस्थ रहा, संयुक्त राष्ट्र में ज्यादातर वोटिंग से दूर रहा, रूस के साथ तेल खरीद का समझौता भी किया। रूसी विदेश मंत्री भारत दौरे पर भी आए और भारत के स्टैंड की तारीफ की। तब से अमेरिका की भारत से नाराजगी की बात कही जा रही थी, लेकिन जब मोदी बाइडेन की मीटिंग हुई तो तस्वीर साफ हो गई। अमेरिका ने माना कि भारत रूस पर अपने फैसले खुद करेगा, किसी तरह का दबाव नहीं है। I want to welcome India's humanitarian support for the people of Ukraine.
or are suffering a horrific assault, the United States and India are going to continue our close consultation on how to manage the destabilizing effects of this Russian war. And I'm looking forward to our discussions today, Mr. Prime Minister. Our continued consultation and dialogue are key to ensuring the U.S.-Indian relationship continues to grow deeper and stronger. पीएम मोदी और बाइडेन की वर्चुअल मीटिंग खत्म हुई तो भारत अमेरिका के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक चली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने अमेरिकी समकक्षों के साथ दोनों देशों के रिश्तों पर चर्चा की। ये बैठक कई मायनों में बेहद अहम रही, क्योंकि इस दौरान दोनों देशों ने भारत अमेरिका में रक्षा समझौता, आपसी कारोबार, यूक्रेन संकट, चीन की चाल, हिंद प्रशांत क्षेत्र में आपसी सहयोग और अन्य वैश्विक मुद्दों पर भी मंथन किया। हमारी पार्टनरशिप इंडो पैसिफिक और इंडिया ओशन रीजन में शांति, स्थिरता और प्रॉस्पेरिटी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। मीटिंग के दौरान हमने हमारे पड़ोस और इंडिया ओशन रीजन के हमारे असेसमेंट्स को भी शेयर किया। इस बातचीत के दौरान आतंकवाद को भारत के खिलाफ बतौर इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेटक्राफ्ट उपयोग करने की भी चर्चा कई बार हुई है। मोदी बाइडेन की मुलाकात और अमेरिकी नजरिए में बदलाव भारत के लिए बड़ी कामयाबी है। आज तक ब्यूरो।